हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा सेशन कंटिन्यू हो रहा है आज फिर से। जिसमें दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 14 पर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको अंदर स्लाइड में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, इसके अलावा आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम पर आपको सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी क्लास नोट्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपके सभी सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको लेक्चर ढूंढने में समस्या आ रही है तो प्लीज परेशान ना हो और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जहां से आप आसानी से सभी लेक्चरों को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके पास भी हमारे नंबर नहीं है वो यहां से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक दोस्तों, टेलीग्राम पर जाकर के आप लोधाजी क्लासेस सर्च करेंगे, आपको जो है वहां पर एक ग्रुप नजर आ जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आप, लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा आपको, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर हमारे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी वहीं दिए जाते हैं। इन सब के अलावा जो भी पीडीएफ से हम क्लास नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं वो सभी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहां पर उपलब्ध करवा दी जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने सीधे सेशन में और आते हैं और देखते हैं कि हमारे इस फर्स्ट यूनिट में अब दोस्तों कितने लगभग 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास कंप्लीट हो चुका है। भारतीय संविधान का निर्माण और स्रोत पर भी हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और इसके अलावा एंड स्क्रीन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इन सब के अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के भी उन लेक्चरों को देख सकते हैं दोस्तों। और आज जो हमारी चर्चा होने जा रही है, हमारे अब तक के लेक्चरों की सबसे विशिष्ट चर्चा है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर हम डिस्कस कर चुके थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की। ठीक है, भारतीय संविधान दरअसल ये एक ही टॉपिक दोस्तों काफी लंबा था, इस कारण से हमने लास्ट लेक्चर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक विस्तार से सेशन लिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आज जो सेशन होगा हमारा वो होगा भारतीय संविधान की विशेषताओं पर दोस्तों, जिसमें हम लगभग 15 से 20 इसकी संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उनको समझेंगे कि हमारे संविधान की क्या ऐसी विशेषता है जो विश्व के अन्य संविधानों से हमारे संविधान को अलग करती है। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ में चलते हैं अपने सेशन में। दोस्तों इस आज के इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें हम सिर्फ आज विशेषताओं की बात करेंगे, भारतीय संविधान के लक्षण और विशेषताओं की। ओके चलिए दोस्तों, ये वाला जो स्लाइड है जहां पर मैं आपको हर स्लाइड में, माफ कीजिएगा, हर टॉपिक में, हर लेक्चर में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता था, यहाँ पर मैं अभी 3 से 4 लेक्चर में ये स्लाइड खाली रख रहा हूं। इसका एक कारण ये है कि इन सबकी एक स्लाइड, एक सभी क्वेश्चनों को एक साथ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपके भारतीय संविधान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों सेशन आज का, जिसमें आज कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम संविधान को भली भांति रूप से समझ चुके हैं, भारतीय संविधान को भली भांति रूप से हम अच्छे से समझ चुके हैं, उसकी प्रस्तावना पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में दोस्तों, विशेषताओं में उन सब चीजों को हम लेंगे जो हमारे संविधान को विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है, और जो कौन कौन सी ऐसी विशेषता है हमारे भारत के संविधान में, उन्हें हम देखने का आज भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए लगभग दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 16 पॉइंट लेकर आया हूं। इन 16 पॉइंटों के माध्यम से ही हम इसको अच्छे से समझने का आज प्रयास करेंगे। पूरे 16 पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों, जैसे ही हम इनका पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे, पूरा कंप्लीट एक एक पॉइंट को अच्छे विस्तार से समझ लेंगे, उसके बाद भारत के संविधान से संबंधित कोई डाउट आपके अंदर नहीं रहने वाला है दोस्तों। भारत के संविधान में डाउट का मेरा अर्थ ये नहीं है कि पूरा सेशन, मतलब पूरा भारत का संविधान, भारत के संविधान में बहुत कुछ चीजें अभी और शेष है पढ़ने के लिए, वो हम आगे कंटिन्यूअसली उस सेशन को करते रहेंगे। बाकी अभी तक जो हमने पढ़ा है भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारत के संविधान की जो प्रोसेस थी वो, उसके अलावा भारतीय संविधान के जो हमारे स्रोत है,
उसके अलावा प्रस्तावना, अर्थात 3 से 4 लेक्चर जो भी हमारे संविधान पर अभी तक हुए हैं उनसे संबंधित कोई भी डाउट दोस्तों यहाँ पर अब नहीं रहने वाला है। इन विशेषताओं में सभी का एक समग्र रिवीजन होने वाला है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, जो आपने अभी तक की स्लाइडों में पढ़ा है उन चीजों को अब दोस्तों यहाँ पर हम संक्षेप में देखेंगे, उनको विशेषताओं के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन की आज की, और सेशन में शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो हमारे भारत के संविधान में जिस प्रकार से आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और भारत का संविधान अगर स्वरूप की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और जहां तक आपने दोस्तों जब हमने संविधान पर लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको स्पष्ट रूप से समझाया था कि संविधान जो निर्मित संविधान होता है दोस्तों, जो निर्मित संविधान होता है या कहें कि लिखित संविधान होता है, उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है, और वो प्रमुख विशेषता होती है लिखित होना, लिखित संविधान होना, ठीक है। तो ये अपने आप में एक लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होने के कारण ही दोस्तों इसे एक संविधान सभा के द्वारा ही तैयार किया गया था एक निश्चित समय में, ठीक है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत के संविधान में एक प्रस्तावना लिखी है, एक प्रस्तावना को जो है यहाँ पर आत्मार्पित किया है, प्रस्तावना के माध्यम से हमें समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो भारत के संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी गई है जिसमें संविधान के प्रमुख आदर्शों एवं सिद्धांतों का परिचय संक्षेप में नजर आता है दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैं दोस्तों इसीलिए आपको 1 मिनट में लेक्चर से थोड़ा हटके बोल रहा हूँ। मैं हर लेक्चर में आपको बार बार ये फोकस करवाता हूं कि कंटिन्यूअसली लेक्चर देखिए, कंटिन्यूअसली, क्योंकि आज देखिए दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ हम संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने संविधान की जो प्रस्तावना वाला लास्ट लेक्चर था हमारा, अगर वो आपने अच्छे से देखा होगा, उसको समझा होगा, तो इस स्लाइड को आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है जो ये लेक्चर दी प्रस्तावना वाली। कारण क्या है कि प्रस्तावना को आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो प्रस्तावना किस प्रकार से भारत के संविधान की विशेषता बन जाती है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार सेशन में आए और पहली बार डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं तो लेक्चर देखने में कोई बुराई नहीं है, आप विशेषताओं वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सभी लेक्चरों के कंसेप्ट जो होते हैं दोस्तों, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई होती है, और इसी प्रकार से इसी कारण बोलता हूं मैं कि सारे जितने भी लेक्चर है दोस्तों ये आपको क्रम वाइज, मेरे द्वारा क्रम वाइज ये सब लेक्चर प्रोवाइड करने का यही रीजन है, ताकि आप एक क्रम के अनुसार पढ़ पाए। सभी टॉपिकों को क्रम के अनुसार पढ़ने का फायदा यही होता है कि हर टॉपिक में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो बार बार रिपीट होती है, जिन्हें आपको उनका पता होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए वापस अपने सेशन में लौट आते हैं दोस्तों। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के प्रारंभ में ही, जैसे किताब में एक इंडेक्स होता है उसी प्रकार से संविधान में भी एक जो है प्रस्तावना को जोड़ दिया गया है, और उस प्रस्तावना में संविधान का जो प्रमुख स्वरूप है दोस्तों वो पूरा झलकता है। अर्थात कि प्रस्तावना को पढ़कर ही कोई भी ये बोल सकता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का संविधान है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, और हमारा संविधान जनता को अर्थात हमारे नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की एक प्रमुख जो है विशेषता बन जाती है, ठीक। नेक्स्ट है लिखित और व्यापक संविधान। तो दोस्तों यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत का संविधान लिखित है, स्पष्ट रूप से हमें पूरी तरह से स्पष्ट है इस बात को, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का संविधान लिखित है, ठीक है। इसके अलावा व्यापक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के नाते ही भारत के संविधान में दोस्तों जहां 22 भाग है, उन 22 भागों के अंतर्गत दोस्तों 395 अनुच्छेद है, और इन सब के अलावा आज वर्तमान में ही दोस्तों 12 अनुसूचियां अलग से उसमें ऐड की गई है संविधान में, ठीक है। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के साथ में दोस्तों हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें दोस्तों, अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका के संविधान में केवल 8 अनुच्छेद है दोस्तों, 8 अनुच्छेद, केवल 8, माफ कीजिए 7 अनुच्छेद। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अब सोचिए कितना छोटा संविधान होगा अमेरिका का।
अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है, उसको भी निर्मित किया गया था, लेकिन अनुच्छेद मात्र 7 है, जहां भारत के 395। अब जरा देखिए कितना गैप हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ मैंने देशों को यहाँ पर रखा था ताकि आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि भारत के संविधान को सबसे बड़ा संविधान क्यों कहते हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है कि जरा अनुच्छेदों की अगर हम बात करें, हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 395, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अन्य देशों के संविधानों को के अनुच्छेदों को देखे तो वहीं से हमें दिख जाता है कि हमारा संविधान कितना बड़ा हो सकता है। जैसे अमेरिका में मात्र 7 अनुच्छेद है, उसी प्रकार से दोस्तों कनाडा में 147 है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। तो इस दृष्टि से भारत का संविधान जो है विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा सबसे बड़ा संविधान है। क्लियर हो पा रहा है यहां तक का? ओके, नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब जरा दोस्तों, अगर आपने लास्ट सेशन अर्थात प्रस्तावना वाला देखा होगा तो इसमें आप इसका अर्थ पूरी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि हमने प्रस्तावना का जो लेक्चर लिया है ना, वैसे तो लेक्चर वो मात्र 15 से 20 मिनट का था। अगर हम सिर्फ प्रस्तावना पे बात करते तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो लेक्चर खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी वो लेक्चर 1 घंटे का दोस्तों रिकॉर्ड किया गया था। और 1 घंटे का रिकॉर्ड करने का कारण यही था कि हमने प्रस्तावना को पूरे विस्तार से, अर्थात प्रस्तावना का कोई सा भी कोना उसका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर करके हमने उस लेक्चर को दिया है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। दोस्तों, तो संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है? अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप भली भांति रूप से समझते हैं कि भारत के संविधान की ये भी एक सर्वविशिष्ट जो है विशेषता है ना। किस प्रकार से कि दोस्तों प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, अर्थात कि इस शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में ही ऑलरेडी कर लिया गया था। अर्थात प्रस्तावना में ही बोल दिया था कि भारत जो हमारा एक नया राष्ट्र बनकर उभर रहा है, जिसके लिए हम एक नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, वो भारत आगे चल करके एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब जो यहाँ पर आपको 3 शब्द दिख रहे हैं, मात्र ये 3 शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। 3 शब्द कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगर इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको पता है तो आपको की कंफ्यूजन पूरी खत्म ही हो जाएगी। सबसे पहले एक एक शब्द करके हम दोस्तों इसको एनालाइज करते हैं और मैं आपको इसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जरा इसके शब्दों पर गौर करिए। तो इसके शब्द बोलने का ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था होगी, भारत जो एक नव निर्मित राष्ट्र होगा, इस राष्ट्र की शासन व्यवस्था पूरी तरह से, अर्थात कि भारत का संविधान और भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है दोस्तों कि वो देश जो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, वो देश अपने खुद के निर्णय स्वयं ले सकता है। किसी के भी दबाव में आकर निर्णय लेने के लिए वो देश बाध्य नहीं होगा। अर्थात कि कोई भी भारी शक्ति अर्थात कोई भी दूसरा देश भारत पर दबाव नहीं बना सकता कि आपको अपने देश में ये कानून लागू करना है, या अंदर की कोई शक्ति, आंतरिक शक्ति भी भारतीय सरकार पर यह दबाव नहीं बना सकती कि आपको ये कानून देश में लाना है। अर्थात कि हमारी सरकार, हमारी संसद पूरी तरह से स्वतंत्र होगी अपना डिसीजन लेने के लिए, अपनी कानून व्यवस्था का संचालन करने के लिए। तो ऐसी शासन व्यवस्था को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शब्द, तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, इसको फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। लोकतंत्र का अर्थ सिंपल सा है, ये होता है कि जिस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हो, उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ यही हो जाता है कि जिस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उस शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? जिस प्रकार से भारत की जनता अर्थात हम भारत के नागरिक भी हम अब शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं दोस्तों? तो हम वोटिंग के माध्यम से लेते हैं, मताधिकार के द्वारा जो है हम अपने
राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं डायरेक्टली प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, और उन निर्वाचित सदस्यों को ही हम संसद में बिठाते हैं ताकि वो जो है देश के लिए कानून का निर्माण कर सके, कानून व्यवस्था का संचालन कर सके। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट है गणराज्य। दोस्तों गणराज्य क्या होता है? गणराज्य को जरा आप समझ लीजिए, हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों को इसके बारे में पता ना हो, ठीक है। लोकतंत्र को लगभग सभी समझते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गणराज्य में दोस्तों कोई कोई दोस्त अभी भी कुछ कंफ्यूज होंगे, तो आज उनका ये कंफ्यूजन पूरी तरह क्लियर हो जाएगी एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान शब्दों में। दोस्तों गणराज्य का अर्थ ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे कोई उलझुल मुलझुल वाला शब्द नहीं है, एकदम सिंपल है। गणराज्य का अर्थ वो होता है जिस शासन व्यवस्था में, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्र का प्रमुख, किसमें? जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना हो, कैसा ना हो? वंशानुगत ना हो, उस शासन व्यवस्था को ही हम गणराज्य शासन व्यवस्था बोलते हैं, अर्थात गणराज्य बोलते हैं उस शासन को, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अगर हम इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो वहां का सम्राट वंशानुगत है, अर्थात कि पहले जो भी एक ही परिवार होता है, एक शाही परिवार होता है, उन वही सदस्य जो है अपने वंश के अनुसार दोस्तों वहां पर वो सम्राट बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी शासन व्यवस्था का ऐसा गुण जैसा ब्रिटेन में है, वो गुण भारत की शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता। भारत के जो प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। इस कारण से हम इस भारत को कह सकते हैं कि भारत गणराज्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक तो है, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, परंतु गणराज्य नहीं है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? तो दोस्तों वो ब्रिटेन है, लेकिन विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के बावजूद वो आज तक वहां पर गणराज्य की स्थापना नहीं हो पाई है। लेकिन भारत में लोकतंत्रात्मक के साथ साथ गणराज्य की विशेषता भी पाई जाती है। क्लियर हुआ? माफ कीजिएगा, इस स्लाइड पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे लिया मैंने, लेकिन क्या आपको क्लियर हुआ? मेरा मेन उद्देश्य ही यही है कि एक एक शब्द को मैं आपके दिमाग में क्लियर करता चलूं, जिससे कोई डाउट आपके पास ना बचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य सभी दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे दोस्तों को पता है कि समाजवादी राज्य क्या होता है, और हमारा भारत में समाजवादी राज्य को एक्सेप्ट करने में, स्थापित करने में, अपनाने में, समाजवादी राज्य की धारणा को अपनाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है, पूर्ण रूप से भारत में समाजवादी धारणा को अपनाया है ना। तो भारत द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही समाजवाद को अपनाया है, और भारतीय समाजवाद अन्य समाजवादों से एकदम भिन्न है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों चीन की या संयुक्त राज्य रूस की, अगर बात करें हम चीन या रूस की बात करें दोस्तों, तो वहां पर भी समाजवाद की धारणा लागू है उनके संविधान में, परंतु वो जो संविधान की, माफ कीजिए, वो जो समाजवाद की धारणा वहां पर लागू है चीन और रूस में, वो समाजवाद एक अलग समाजवाद है जो कार्ल मार्क्स की धारणा पर आधारित है। लेकिन हमारे भारत में जो समाजवाद है दोस्तों, वो गांधीवादी धारणा और मार्क्स की धारणा, उन दोनों का मिश्रित रूप भारत के संविधान में या भारत की समाजवादी व्यवस्था में पाया जाता है। तो समाजवाद का अर्थ सिंपल सा ये होता है कि भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि भारत की शासन व्यवस्था भारतीय नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के भारतीय नागरिकों के लिए या भारतीय समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। बिना किसी भेदभाव के लिए भारतीय समाज के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है दोस्तों कि जिनके लिए आज सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, पिछड़े वर्गों का विकास करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, अल्पसंख्यकों को और उभारने के लिए ताकि उनका शोषण ना हो। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं सरकार के माध्यम से लाई जाती है दोस्तों, वो सब जो है समाजवादी धारणा का ही परिणाम है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है दोस्तों कठोर और लचीला संविधान।
एकदम सिंपल सिंपल है, सब कुछ आपको पता है, सब आप जानते हैं। बस मैं आपके सामने स्लाइड को प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें अगर किसी का कोई डाउट होगा भी तो वो डाउट नहीं बचेगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो आज विशेषताओं का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। सबको पता है, ऑलरेडी सबको पता है इस बारे में कि ये कठोर और लचीला संविधान भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषता है ना। सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था, इस प्रश्न पत्र सेकंड को स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। ठीक है, तो कठोर और लचीला संविधान, तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं दोस्तों, समझते चलिए। कठोर संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन ना हो सके, संविधान में संशोधन आसानी से ना हो सके, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और जिस संविधान में बहुत ही आसानी से परिवर्तन हो जाए, उस संविधान को हम कहते हैं लचीला संविधान। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल ले दोस्तों, तो एग्जाम्पल हम लचीले संविधान का एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इस कारण से वो इतना लचीला है कि उसमें संसद कब परिवर्तन कर दे किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, वहीं इसी के विपरीत अगर हम बात करें कठोर संविधान पर, तो कठोर संविधान की एक विभिन्न विशेषता होती है कि उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अमेरिका का संविधान दोस्तों, तो अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर संविधान है, उसमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो लचीला और कठोर संविधान दोनों का समन्वय भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में किया है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों हमारे संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और वहीं कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें के में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होती है, लोकसभा राज्यसभा की सहमति लेनी होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत कठिन प्रोसेस होती है। ठीक है, बाकी स्लाइड आप पढ़ते चलिए, मैं इसका अर्थ समझाते आपको चल रहा हूं, जिससे कि आप पूरी तरह से इसको क्लियरिटी के साथ में पूरा व्यवहारिक रूप से समझ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। सभी दोस्त जो भी बीए कर रहे हैं, सब लोग बीए क्या 11th 12th वाले भी जानते हैं कि हमारा भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने, या कहें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी शासन व्यवस्था के लिए एक विशिष्ट गुण को यहाँ पर इसमें स्थापित किया है, और वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत में विभिन्न प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है, परंतु राज्य किसी धर्म, एक धर्म विशेष को लेकर के दोस्तों कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, अगर सपोर्ट करेगा तो सभी धर्मों को करेगा, अन्यथा किसी धर्म को नहीं करेगा। इसका कहने का अर्थ सिंपल सा हुआ कि राज्य का अर्थात सरकार का, शासन का, देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्म संभाव होंगे, सभी धर्म जो है समान महत्व रखेंगे शासन व्यवस्था के लिए। ठीक है, ओके दोस्तों, स्लाइड मैंने खुद टाइप की हुई है। ये पीपीटी पहले मैं क्या करता हूं कि कॉपी में पहले राइटिंग करके देता हूं, टाइपिंग करने वालों को वो टाइपिंग करते हैं, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो स्लाइड में जो भी डाटा है दोस्तों एकदम आसान भाषा में है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ने में आपको पूरा समझ आता चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में जो मैं अपने मुंह से समझा रहा हूं वही सब कुछ इसके अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। संघात्मक और एकात्मक का समन्वय, इसको अब थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, संघात्मक और एकात्मकता का समन्वय। चलिए, तो संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है, इस पर भी वैसे हमने लेक्चर लिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे, आपको सर्च करेंगे मिल जाएंगे, है ना। विस्तार से जितनी भी संविधान की विशेषताएं मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक पर एक एक लेक्चर पूरे विस्तार से आधे से लेकर के एक घंटे तक के लेक्चर हो चुके हैं, सभी पर हो चुके हैं दोस्तों, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो संघात्मक और एकात्मक का समन्वय दोस्तों, विभिन्न देशों में जितने भी देश है या जितने भी देशों ने अपने यहाँ संवैधानिक व्यवस्था को लागू कर रखा है, उन सभी शासन व्यवस्थाओं ने, या कहें कि उन सभी संविधानों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, या तो वो संघात्मक होगा
वो देश या वो शासन व्यवस्था या तो संघात्मक होगी या फिर एकात्मक होगी। संघात्मक का एग्जाम्पल ब्रिटेन से लीजिए आप, ठीक है। संघात्मक का हम अन्य देशों जैसे फ्रांस वगैरह से भी ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एकात्मक जो है आप माफ कीजिएगा, एकात्मक के लिए हम ब्रिटेन को ले लें, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है वहां पर राज्यों की स्थापना नहीं की गई है। उसी प्रकार से संघात्मक के लिए फ्रांस को ले लीजिए। अब इसका अगर आप अर्थ समझ जाएंगे दोस्तों, तो आपको एग्जाम्पल में आप कोई सा भी देश उठा लेंगे, जब आप विभिन्न देशों के संविधानों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको पता होगा तो आपको उनका एग्जाम्पल लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी देश को उठाकर पटक सकते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, संघात्मक का मतलब, एकात्मक का मतलब क्या होता है, संघात्मक का क्या होता है, तो जरा एक एक करके समझ लीजिए। संघात्मक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो। किस किस के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसा देश जिसमें अलग अलग राज्य भी हो और केंद्र सरकार भी हो, और राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दोस्तों कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती है, वहीं कुछ शक्तियां राज्यों के पास होती है, ठीक है। अब इसी के विपरीत अगर हम एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो। केंद्रीकरण अर्थात कि शक्तियां सिर्फ एक ही के पास में जो है निहित हो, एक में निहित हो, जैसे अमेरिका का माफ कीजिएगा ब्रिटेन का संविधान है ना। तो एक में अर्थात कि केंद्र सरकार में जब संपूर्ण शक्तियां निहित होती है, राज्यों के पास में कोई शक्तियां नहीं होती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं या उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान की एक विशेषता ये रही है कि इसमें सामान्य समय में तो हमारा संविधान हमारी शासन व्यवस्था के लिए ये प्रबंध करता है कि भारत का शासन व्यवस्था जो है वो संघात्मक रूप धारण करे रहेगी। लेकिन विशिष्ट परिस्थिति अर्थात क्या हो गया, जैसे कि युद्ध के समय में मान लीजिए कोई भारी आक्रमण हो जाता है, उसके समय में वित्तीय आपातकाल हो जाता है, या कहे कि राष्ट्रपति जब भी आपातकाल की घोषणा कर दे, तो ऐसे समय में हमारी शासन व्यवस्था एकात्मकता का चोला ओढ़ लेती है, अर्थात हमारी शासन व्यवस्था एकात्मकता का रूप धारण कर लेती है ना। इस प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था में, भारत के संविधान में, भारत की शासन व्यवस्था के लिए एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का बहुत ही अच्छे रूप से जो है उसका समन्वय किया गया है। क्लियर हुआ? एक बार स्लाइड को पढ़ लीजिए दोस्तों। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और उसमें संघ शासन के सभी लक्षण विद्यमान है, किंतु इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी है जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में एक लचीलापन का निर्माण किया गया है, जिससे परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों रूप धारण कर सके दोस्तों। तो जो हमने अभी एकल नागरिकता का, स्वतंत्र न्यायपालिका का इनका एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल आपको एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं और यही दोस्तों हमारे भारत में भी देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका में राज्यों के पास अपना खुद का अलग संविधान है, केंद्र के पास अपना खुद का अलग संविधान है। जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के पास में जो आइडेंटिटी कार्ड होता है दोस्तों, जो वहां का आइडेंटिटी कार्ड होता है वो राज्यों का अलग होता है और केंद्र का उसके पास अलग होता है। अर्थात कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और वो किसका गुण है? संघात्मक शासन व्यवस्था का, ठीक है।
लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति के पास में, नागरिक के पास में एक ही जगह की नागरिकता होती है, वो होती है केंद्र की। तो भारतीय शासन व्यवस्था में अर्थात भारत के नागरिकों के पास में, हमारे पास में जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो एक ही होता है, अर्थात भारत के नागरिक का, ना कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, न छत्तीसगढ़, इस प्रकार के अलग अलग राज्यों का नहीं होता है, सिर्फ केंद्र का होता है, अर्थात भारत का होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एकात्म नागरिकता वाला, और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका था सुप्रीम कोर्ट, या कहेंगे पूरा न्यायपालिका का जो सर्कल है पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, और ये भी दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था का ही एक लक्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो लक्षण है एकात्मक शासन व्यवस्था का, जो भारतीय संविधान व्यवस्था में स्पष्ट रूप से झलकता है, और जिस कारण से कुछ विद्वानों के द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि भारतीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था है, ना कि संघात्मक शासन व्यवस्था। और वो किन आधारों पर कहते हैं, तो उनका कहने का आधार है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल, जो 3 आपातकाल का प्रबंध संविधान में किया गया है। उन आपातकाल के समय में सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं, नागरिकों के जितने भी अधिकार होते हैं सब रद्द हो जाते हैं, सिर्फ जो है पूरे शासन व्यवस्था दोस्तों केंद्र के पास आ जाती है, राज्यों के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं रहते हैं। इस कारण से भारतीय संविधान व्यवस्था को एकात्मकता भी कहा जा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ में संघात्मक शासन व्यवस्था के भी बहुत सारे गुण भारतीय संविधान व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो पा रहा है ना? क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। डाउट हो तो कमेंट में आप अपने जो डाउट को बता सकते हैं, मुझे क्लियर कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको वापस से क्लियर कर सकूं। और सेशन के एंड में कुछ डाउट थे मेरे दोस्तों के, लास्ट लेक्चरों में कुछ डाउट थे, उन डाउटों को हम सेशन के एंड में हम उस पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली लेक्चर को लेकर के, टॉपिक को लेकर के कोई डाउट नहीं आता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं, जो भी टॉपिक में पढ़ाता हूं, उस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहता है। ये इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, या तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, डाउट ना आने के 2 ही कारण होते हैं, या तो मैं जो समझा रहा हूं आपको पूरा समझ आ रहा है, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इतना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि मैं समझा रहा हूं और आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर कहीं कि आप समझना नहीं चाहते हैं, तो इसको तो मैं हटा देता हूं, इसको नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर आप YouTube पे क्लास सर्च करके कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो उसका कारण यही हो सकता है कि आप देख रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, और समझ आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत, मेरी सफलता है एक तरह से, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये अपने आप में एक सफलता है। अच्छा लगता है दोस्तों कि अगर हम कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए और आपको वो चीज पूरी सपोर्ट कर रही है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो अच्छा लगता है हमको भी। ठीक है, तो दोस्तों अगर डाउट हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सेशन के एंड में हम उन डाउटों पर चर्चा करेंगे जो बेसिकली सिलेबस को लेकर के डाउट बना हुआ है। और मेरे पास निरंतर कई अन्य स्टेटों से कॉल आते हैं, कई सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, हमारे सिलेबस में ये है वो नहीं है। तो सारी चीजें हम सेशन के एंड में सिर्फ 5 मिनट के लिए हम स्पेशली सिलेबस पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके डाउटों का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, और आप उससे निश्चित तौर पर संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों इसमें क्या कुछ बताने की आवश्यकता? नेक्स्ट संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय शासन व्यवस्था आप सभी को पता है, इसमें ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार से विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में, या कहें कि विभिन्न देशों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था अपना रखी है, जैसे किसी में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो किसी में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति के हाथों में प्रमुख शक्तियां होती है, वहां उसको बोलते हैं हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कि अमेरिका की शासन व्यवस्था, जैसे अमेरिका। ठीक है, और उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कि जिस शासन व्यवस्था में संसद के पास प्रमुख शक्तियां होती है, जिस शासन व्यवस्था में संसद के हाथों में प्रमुख शक्तियां होती है, उस शासन व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है, ना कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये हमारी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, स्लाइड को आप खुद पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एकदम आसान भाषा में है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आसान भाषा में है, एक ही बार पढ़ते समझ जाएंगे आप,
मैं सेशन को बिना मतलब से ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। हमारा सेशन वही लंबा होता है दोस्तों जिसको समझना बहुत आवश्यक होता है, और जिस पर समझ जो डिफिकल्ट होता है वो सेशन लंबा होता है, और जो आसान होता है उसको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप बताते हुए आगे बढ़ते चलता हूं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, अच्छा थोड़ा सा शुरू से हम अगर बात करें दोस्तों, तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया था, तो उस संविधान में अर्थात की मूल संविधान में, अर्थात की जो प्रारंभिक संविधान था हमारा, उसमें सिर्फ मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी, इन मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी, अर्थात मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य जो थे दोस्तों संविधान में बाद में ऐड किए गए, जो कि हमारी इसके भी विशिष्ट विशेषता बन चुका है भारतीय संविधान की। तो मूल कर्तव्य और मूल जो अधिकार है हमारे, ये हमारे संविधान की दोस्तों एक सबसे प्रमुख विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है, और इन्हीं के कारण ही दोस्तों आज भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है, पूरे अधिकार इनको मिले हुए हैं, पूरे भारतीय नागरिकों को पूरे अधिकार, जितने भी अधिकार मिले गए हैं दोस्तों, हमें उन मूल अधिकारों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वारा हमें दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। अमेरिका, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, अमेरिका और आयरलैंड, अगर इन देशों को छोड़ दें हम, तो इन देशों को छोड़ करके दोस्तों भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों में भी, आयरलैंड, इन देशों में भी मौलिक अधिकार प्रदान किया। हालांकि ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। सिर्फ जैसे कुछ ही देशों में मूल अधिकार दिए जाते हैं नागरिकों को, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, भारत, फ्रांस, है ना, इस प्रकार के कई सारे देश है। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार देता है, और मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। 42वें संविधान संशोधन में मूल संविधान में जो है संशोधन किया गया, और उसमें भाग 4A अलग से जोड़ा गया, और उस 4A को ही दोस्तों मूल कर्तव्यों का भाग बना दिया गया, और इसमें 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और जो इसके बाद में जो हमारा सेशन होगा दोस्तों मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों पे ही होने वाला है। इसके बाद का जो भी हमारा लेक्चर रिकॉर्ड होगा वो लेक्चर मूल अधिकारों पर होगा, और उसके बाद में मूल कर्तव्यों पर होगा। फिर DPSP आएंगे, उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यूअसली सेशन इस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में, अर्थात संविधान के 4थे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो राज्य के लिए दायित्व निश्चित करते हैं। और इन नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें नैतिक और राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। इन तत्वों द्वारा राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। जरा इसको एक व्यवहारिक रूप से अगर आप समझे तो सिर्फ इसमें इतना सा कह सकते हैं दोस्तों कि जो, एक मिनट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। मूल संविधान से ही नीति निर्देशक तत्वों को अपना लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों क्या है, एक व्यवहारिक रूप से समझिए, एकदम आसान भाषा में। अगर हम आसान शब्दों में का प्रयोग करके अगर इसको समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सबसे पहले कुछ अधिकारों की लिस्ट बनाई, और ऐसे कौन से अधिकार जो वो जनता को देना चाहते थे, नागरिकों को देना चाहते थे, कुछ अधिकार बनाए, तो अधिकारों की पूरी लिस्ट बना ली। ठीक है, अब वो लिस्ट जब अधिकारों की बनी, अधिकारों की लिस्ट बनाने के बाद में फिर वो संविधान सभा में सबके साथ बैठे और उस पर डिस्कस किया। तो वहीं पर जब दोस्तों डिस्कस हुआ तो डिस्कस में ये पाया गया, वहां पर काफी लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने कई सारी बातें हुई वहां पर, संविधान सभा में काफी सारे लोग थे, तो वहां पर अन्य लोगों के द्वारा कई प्रकार की बातें हुई। उसमें ये निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया कि जो पूरी लिस्ट है अधिकारों की, इसमें से कुछ अधिकार हम निकालकर जनता को अभी प्रोवाइड कर देंगे, संविधान के लागू होते ही प्रोवाइड कर देंगे, और कुछ अधिकारों को हम भविष्य के लिए रख लेंगे, जिससे कि राज्य अर्थात सरकार धीरे धीरे इन अधिकारों को जनता तक पहुंचाती रहे, धीरे धीरे इन अधिकारों को कानूनी रूप दे करके वो लागू करती रहे।
ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया होगा? भाई संविधान निर्माता अगर चाहते तो सारे अधिकारों को एक साथ भी लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया था, कुछ अधिकारों को इसलिए बचाकर रखा हुआ था ताकि, क्योंकि उस समय भारत की जो दोस्तों आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति या किसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति, हर प्रकार की स्थिति जो है उस समय के अनुसार ठीक नहीं थी। उस समय भारत इतना सक्षम नहीं था कि इस प्रकार के सारे अधिकार जनता को एक साथ प्रोवाइड किए जा सके। तो हमारी परिस्थितियों को देखकर ही संविधान निर्माताओं ने उन अधिकारों को भविष्य के लिए रखे कि जैसे जैसे भारत का विकास होगा वैसे वैसे शासन जो है या राज्य धीरे धीरे इन अधिकारों को जनता तक पहुंचाता रहेगा। और जिन अधिकारों को सुरक्षित करके रखा हुआ था उन्हीं को दोस्तों हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या हुआ? सिंपल सा, जो अधिकार सेव करके रखे हुए थे वही अधिकार आज नीति निर्देशक तत्वों के रूप में रखे हुए हैं और कुछ अधिकार धीरे धीरे जनता के लिए कानून बनकर आ जाते हैं। अब इनकी एक विशेषता ये होती है कि जब दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, दोनों ही अधिकार है। ठीक है, जनता के अधिकार है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि मौलिक अधिकार हमको प्रदान कर दिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व अभी हमें प्रदान करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, अभी प्रदान नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमको प्रदान कर दिए गए हैं अर्थात मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो उसके लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। हम न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कानून लागू सरकार ने नहीं किया है। सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उनको कानून बना करके ही लागू करेगी। ठीक है, इस पर किसी अन्य का दबाव नहीं हो सकता। वो है हमारे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका इन द सेंस ये होता है, जैसा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ये कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहें या किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहें दोस्तों, विशेषकर संसदीय शासन व्यवस्था में, तो इसमें सरकार के शासन के तीन प्रमुख अंग होते हैं। वो तीन अंग कौन कौन से होते हैं? एक होती कार्यपालिका, एक होती न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग, जिसमें सभी तीनों को अलग अलग रूप से अलग अलग शक्तियां प्रोवाइड की जाती है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। तो जहां पर पृथक्करण होता है उसी शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं, या उसी शासन व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में जो हमारी न्यायपालिका है दोस्तों, जो पूरा जुडिशियली जो हमारा सेक्टर है, पूरा न्यायिक जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा दोस्तों मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर किसी भी प्रकार से कार्यपालिका या विधायिका कंट्रोल नहीं कर सकती न्यायपालिका पर। न्यायपालिका अर्थात एक ही शब्दों में मान के चलिए इसको सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। बाकी तो पूरा जितना भी लीगल सेक्टर आता है, जितने भी न्यायिक क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे जुडिशियल कोर्ट है, जितने भी हमारे न्यायिक क्षेत्र है ना, सबके सब हमारे इसमें न्यायपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका जो होगी वो पूरी तरह स्वतंत्र होगी। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक भी होता है, और इसके अलावा संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि मौलिक अधिकार प्रोवाइड कौन करता है? तो संसद करती है, सरकार करेगी, संसद करेगी, कार्यपालिका लागू करेगी, माफ कीजिएगा व्यवस्थापिका बना के देगी और कार्यपालिका लागू करती है। तो इनसे रक्षा कौन करेगा? अगर मान लेते जनता के जो मौलिक अधिकार है, अगर इनको तो सरकार छीन रही है, राज्य छीन रहा है, तो उससे उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसके लिए दोस्तों न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका अगर जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे तो उसके लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि न्यायपालिका पूरी तरह से सरकार से स्वतंत्र हो। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और न्यायाधीशों को दोस्तों पद के दौरान जब वो पद करते हैं तो उनके पद के दौरान उनकी पद की सुरक्षा निश्चित की जाती है, और साथ ही न्यायाधीशों के कार्यकाल के समय में उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ में संसद में भी दोस्तों न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से अन्य शासन व्यवस्थाओं से सुरक्षित है और स्वतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ भी इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। वयस्क मताधिकार अर्थात कि हमारा वोट डालने का अधिकार, और इसमें उम्र निर्धारित की गई है 18 साल। जो भी 18 साल का व्यक्ति हो जाता है वो एक वयस्क हो जाता है, और उसे हमारी शासन व्यवस्था जो है मत डालने का अधिकार प्रदान करती है, जो कि उनका एक मौलिक अधिकार है। ओके। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। जैसा हम पहले भी समझ चुके हैं, एकल नागरिकता अर्थात कि हमारे यहाँ पर जो है एक ही प्रकार की नागरिकता होगी। हमारे नागरिकों को हमारी शासन व्यवस्था एक ही प्रकार की नागरिकता प्रोवाइड करती है, और वो होती है भारत सरकार की नागरिकता। जो भी हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होते हैं दोस्तों, वो किसी स्टेट वाइज या राज्य के अनुसार नहीं होते हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड राज्य का नहीं होता है, बल्कि वो कहाँ का होता है, भारत सरकार का होता है। तो इस प्रकार से हमें हमारे संविधान ने एकल नागरिकता प्रदान की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता की स्थापना। तो हमारे जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 70 अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामाजिक समानता का जो भाव है इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है। सामाजिक समानता अर्थात किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक है, जिनका विकास नहीं हो पाया है, उनके विकास के लिए सरकार अलग से कुछ योजनाएं लेकर आएगी। उनका विकास करने का दायित्व भी सरकार का हो जाता है। इसी को बोलते हैं सामाजिक समानता की स्थापना, अर्थात समाज में समानता लाने का प्रयास राज्य निरंतर करता रहेगा। यही होती है सामाजिक समानता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है संकटकालीन प्रावधान। तो दोस्तों, जब भी देश पर कोई संकटकालीन परिस्थितियां आती है, जब भी देश पर कोई संकट के बादल मंडराने लगते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास में दोस्तों एक विशेष अधिकार है, जिसके तहत वो 3 प्रकार से संकट काल की स्थिति में दोस्तों संकटकालीन अर्थात आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं देश में। जिसमें सबसे प्रथम है दोस्तों, तो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय में अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अंतर्गत वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य है, तो राज्यों में संवैधानिक योजना का भंग हो जाना, या जब कोई राज्य संविधान का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे समय में भी हमारे राष्ट्रपति महोदय दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य विशेष में आपातकाल की घोषणा करके और उस राज्य की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और हमारे यहाँ पर आपातकाल की व्यवस्था है, जो है वित्तीय संकट कालीन में। जब भी कभी वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 360 के तहत पूरे देश में या किसी राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इनमें से दोस्तों जब भी कोई आपातकाल की घोषणा होती है, तो उस आपातकाल के समय में हमारे मूल अधिकार भी स्थगित कर दिए जाते हैं। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड है दोस्तों, विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक हमारे संविधान, भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषता रही है कि हमारा संविधान दोस्तों, संविधान में शुरू से ही या कहें कि हमारी तो संस्कृति ही ऐसी है वसुधैव कुटुंबकम वाली। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमने शुरू से ही अपनाई हुई है, और हम उसी प्रकार से आचरण करते आए हैं। सभी को सम्मान देना, सबको अपना समझना, शांति व्यवस्था के साथ रहना, सबके साथ भाईचारे के साथ रहना, जियो और जीने दो की धारणा के साथ रहना, ये हमारा एक आदर्श बन चुका है। और दोस्तों आज वर्तमान में भी हम हर प्रकार के विवाद को बैठक के माध्यम से ही उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, और यही होती है विश्व शांति का समर्थक की विशेषता हमारे संविधान में। हालांकि अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो अब भारत बदल रहा है, जिसमें जैसे कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हालांकि होना भी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको इस सब संवैधानिक भाषा समझ नहीं आती है, तो उनको इस शब्दों में भी समझाना जरूरी होता है ना। तो ये एक अलग बात है, लेकिन जब हम लिखने बैठेंगे तो ये बात मत लिख दीजिएगा, है ना। हम सिर्फ इतना लिखेंगे, विश्व शांति का समर्थक है। बिल्कुल है साहब कि जब भी विश्व के किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में जब भी कभी भी विश्व शांति की बात होती है, विश्व को सुरक्षित करने की बात होती है,
तो सबसे पहले दोस्तों भारत का ही कदम बढ़ता है आगे, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र देख लीजिए आप, चाहे कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखिए, शांति व्यवस्था को देखिए। शांति व्यवस्था के लिए जो संधियां होती है उसमें भी सबसे पहले दोस्तों भारत ही उठकर खड़ा होता है। सबसे पहले भारतीय भूमिका सबसे अहम होती है उन शासन व्यवस्था, उनमें जो भी संधियां होती है, जो भी वार्ताएं होती है उनमें। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों तो एक बार पढ़ लेते स्लाइड को और कुछ छोटा होगा कवर हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा है, शुरू से रहा है। हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेत थे और इसी कारण से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अंतरराज्य शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। व्यवहार के अंतर्गत भी भारत द्वारा विश्व शांति बनाए रखने की प्रत्येक कोशिश की जाती है, प्रत्येक प्रयास किया जाता है ना। इसमें कोई भी कमी भारत नहीं छोड़ता है। भारत के साथ जब भी विश्व शांति की बात आती है तो भारत दोस्तों हमेशा आगे की पंक्ति में ही खड़ा मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सेशन आज का होता है कंप्लीट, जिसमें हमने 16 पॉइंटों के माध्यम से भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज बताइए कमेंट करके, या व्हाट्सएप करके, या टेलीग्राम पे बताइए। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल है आपके लिए। उसके अलावा सभी लेक्चरों की लिंक आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। इस सब के अलावा दोस्तों कोई नया जो लेक्चर होता है या कोई पोल करवाना होता है कि कौन सा लेक्चर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आप अपनी सारी समस्या में बता सकते हैं। कोई ऐसा डाउट है जो आप ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते दोस्तों, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा विशेष डाउट है जो आप मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटी पूरे यूट्यूब पे बीए के लिए कोई नहीं देगा, स्पष्ट तौर पे मैं लिख के भी दे सकता हूं दोस्तों। बीए के लिए आपको इतनी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी, और ये फैसिलिटी देने का मेरा पीछे का उद्देश्य कोई ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं। मेरे पीछे एक ही उद्देश्य ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर उसमें डाउट आ रहा है दोस्तों तो वो मेरी कमी है, आपकी नहीं। तो उस डाउट को खत्म करने की जवाबदारी भी मेरी है, और इसी कारण से मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं ताकि उस डाउट को आप किसी भी रूप से खत्म कर लें। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा मूल अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मूल अधिकारों के बारे में जो 6 अधिकार हमको प्रोवाइड किए गए हैं उन 6 मूल अधिकारों पर दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस मूल अधिकार के इस सेशन में दोस्तों लगभग काफी बड़ा सेशन होने वाला है ये। अगर हम एक ही क्लास में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे तो शायद 2 घंटे से भी ऊपर का सेशन हो सकता है निकल जाए, क्योंकि बहुत विस्तार में इसको हम लेके आने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे 2 पार्टों में इसको तोड़ दें जिससे कि हम बोर ना हो, ज्यादा बर्डन भी नहीं आए, ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे और वेट कीजिए सेशन का, नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।